बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो हम लोग ये डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह यूनिट 2 बायोएनर्जेटिक्स इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो जो पहले दो पार्ट्स हैं उनको आप लोग जरूर प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा, स्पेशली जिनका आज टेस्ट है मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप मैंने फ्री बनाया हुआ है और उसमें अगर इनकेस आप लोग शामिल होना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मेरे चैनल की सब्सक्रिप्शन की। तो उसका आप लोगों को सिंपल सी तरीका मैं पिछली वीडियोस में भी बताता रहा हूं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 3466139239। तो आप लोग उस पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे अपने नाम और शहर के नाम के साथ, तो मैं आपको इंशाल्लाह फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लूंगा, स्पेशली फॉर एन एमडी कैट प्रिपरेशन, जिसमें ऑल ओवर पाकिस्तान स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सो मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेशन का पोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोएनर्जेटिक्स यूनिट 2, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा ट्रिकी जो चीजें मिलती हैं, कंसेप्चुअल बातें हैं। तो इसलिए आप टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि बिफोर टेस्ट आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके इंशाल्लाह। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली टुवर्ड रेस्पिरेशन। इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप जरूर देखें, स्पेशली जिन्होंने ये लेक्चर को पहले नहीं देखा। तो हम आ गए जी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। अब आप लोगों को सबसे पहली बात तो डेफिनेटली इसकी डेफिनेशन के अंदर एक दो चीजों का क्लियर होना चाहिए। द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज मेड अवेलेबल। अब देखिए रेस्पिरेशन होती है दो तरह की, एक है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन और एक है सेलुलर। जो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन होती है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन को इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इट इज नॉट एनर्जी यूटिलाइजेशन या एनर्जी कंज्यूमिंग या एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। उसमें सिर्फ क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। इन अदर वर्ड्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बॉडी से जाती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, और इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बट जब वो ऑक्सीजन अंदर आती है तो उसके बाद फिर जब ब्रेकडाउन शुरू होती है किस चीज की, अब इसको आप लोग नोट कर ले, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं इस बात को स्पेशली। सो स्टेप बाय स्टेप, इन अ स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स। ये मैं थोड़ा सा इसको मजीद क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जैसे बुक के अंदर मेंशन है तो आप सिर्फ स्टेप ब्रेकडाउन नहीं कहेंगे बल्कि इसको बोलेंगे स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। तो आप लोगों को जी ये जो कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स हैं ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, इसमें आप लोगों को प्रोटीन्स भी मिल सकती हैं, इसमें लिपिड्स भी मिल सकते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी ब्रेकडाउन अगर इन केस होती है और उससे आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाए तो मोस्टली इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन का नाम देंगे, स्पेशली जब आप लोगों को इसमें स्पेशली जो है वो गैसियस सेक्शन के हवाले से जो चीजें हैं वो अंदर आकर जो भी रोल प्ले करती हैं और एटीपी की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद फिर जी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ। जो पहला स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का वो बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन उन दोनों में होता है। तो कॉमन स्टेप है, इस वजह से इसके लिए ऑक्सीजन इसेंशियल नहीं होती। सो ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट सेलुलर रेस्पिरेशन का जो स्टेप है, ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और उससे क्या बनेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। किस प्रोसेस से बनेंगे, ऑक्सीडेशन से। उसकी डिटेल में भी हम जाएंगे नेक्स्ट वर्ड। जो हमारे पास दो पाथवेज हैं, एरोबिक पाथवे एनारोबिक पाथवे, ये दोनों पाथवेज एक्चुअली डिफरेंशिएट होते हैं आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। तो याद रखने वाली बात क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन स्टेप in which oxygen is not essential, and after the production of pyruvic acid adopt two major pathways, either aerobic pathway or anaerobic। और अगर वो anaerobic pathway में जाएगा तो उसमें से फिर फर्दर वो दो पाथवेज में से किसी एक पाथवे को अडॉप्ट करेगा, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरफ चला जाएगा या अल्कोहलिक। तो ओवरऑल अगर कहा जाए कि पायरुविक एसिड कितने मेटाबॉलिक पाथवेज अडॉप्ट कर सकता है, तो इसका आंसर फिर 3 होगा। ठीक है, अगर मेजर बात की जाए तो वैसे तो 2 था, लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो ये 3 मेजर पाथवेज हैं जो पायरुविक एसिड अडॉप्ट करता है आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। या तो ये जाता है ऑक्सीडेशन की तरफ, और अगर ऑक्सीडेशन की तरफ जाएगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, और या ये जाएगा टुवर्ड रिडक्शन। ये ज़हन में रख ले, फर्मेंटेशन किस चीज का नाम है, पायरुविक एसिड की रिडक्शन का। बाज़ औक़ात कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। ये किसी हद तक बात सही है, किसी हद तक गलत है। व्हाई, बिकॉज अगर आप ग्लाइकोलाइसिस को दोनों में से किसी एक पाथवे में रखना चाहें, या एरोबिक है या एनारोबिक है, वैसे तो हम कॉमनली स्टेप कहते हैं या कॉमन स्टेप कहते हैं, लेकिन आप अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना चाहें कि ग्लाइकोलाइसिस क्या एरोबिक है या एनारोबिक है, तो ये किसी हद तक एनारोबिक है।
वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट इसेंशियल। तो इस वजह से अगर ऑक्सीजन यूज ही नहीं हो रही तो इसमें फिर हम लोग इसको एनारोबिक कह सकते हैं। लेकिन क्या ये फर्मेंटेशन है? नो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइकोलिसिस अगर फर्मेंटेशन नहीं तो फिर फर्मेंटेशन किस चीज का नाम है? फर्मेंटेशन इज द रिडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड की रिडक्शन के रिजल्ट में अगर तो लैक्टिक एसिड बनेगा तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिलीज नहीं होगी, लेकिन अगर अल्कोहल बनेगी तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यानी कि मेन डिफरेंस इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर एक्चुअली क्या है? द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस, जो सिर्फ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है। अब यही बात आपको नीचे इक्वेशन में लिखी नजर आ रही है। आपको इक्वेशन में फॉर्मूला याद रखना है। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला C3H4O3। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला डेफिनेटली आपको मालूम होगा C2H5OH, और 7 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। लेकिन ये जो NADH NAD में कन्वर्ट हो रहा है, ये बेसिकली NADH की तो ऑक्सीडेशन हो रही है, बट पायरुविक एसिड की रिडक्शन हो रही है। तो पायरुविक एसिड की रिडक्शन के रिजल्ट में या तो अल्कोहल जैसे अभी हमने बात की बनती है, या लैक्टिक एसिड बनता है। सो आपने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में फर्दर क्या याद रखना है कि इट अकर्स इन प्रिमिटिव सेल्स, बैक्टीरिया में, एंड इन सम यूकैरियोटिक सेल्स सच एज यीस्ट। तो ये आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन दोनों में से मिल सकती है किसी में भी। लेकिन अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करें कि क्या हमारी बॉडी के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन चलती है, तो यस, मसल्स के अंदर चलता है, बट इट इज नॉट अल्कोहलिक। वो क्या होता है? वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। अब उस पर भी आ जाए तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है उसमें आप लोगों को अगेन रिडक्शन मिलेगी पायरुविक एसिड की, बट द डिफरेंस इज नो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड बनेगा। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी याद रख ले, C3H6O3। तो आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है हर चीज का, ताकि आपको अगर इन केस ऑप्शंस में पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर दे सकें। इसका भी देखें, सेकंड पॉइंट में पढ़ता हूं, अगर इन केस तो लिखा हुआ है दिस फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग द एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली स्प्रिंटिंग के दौरान। तो ये आपने याद रखने के लिए किस सेल के अंदर कौन सी वाली फर्मेंटेशन होती है और किसमें कौन सी वाली नहीं होती। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन मेरी डेफिनेटली हम ग्लाइकोलिसिस को दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट इज द कॉमन स्टेप। ये एरोबिक का भी है और एनारोबिक का है। तो पहली डिटेल ग्लाइकोलिसिस की आएगी, फिर क्रेब्स साइकिल आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगी। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है? नंबर 1, ये आपने लोकेशन याद रखनी है जी, साइटोसोल में चलती है। ठीक है, जो सोलुबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, तो दैट्स वाई इसमें जितने भी एंजाइम्स यूज होते हैं, ऑल ऑफ दीज आर द डिसॉल्व्ड एंजाइम्स। ये डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं साइटोसोल के एरिया के अंदर, और वो ग्लाइकोलिसिस को चलाते हैं। अगली बात, आप लोगों को इसके अंदर दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसमें पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन, यानी कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप वो होगी, फिर क्रेब्स साइकिल जैसे मैं बता चुका, रेस्पिरेटरी चेन। अब ग्लाइकोलिसिस की डिटेल में अगली बातें क्या याद रखने वाली हैं, नंबर 2 पॉइंट से मैं बात करूंगा। सो लिखा हुआ है इट इज कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, बात कर चुका हूं। नंबर 3, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, प्रेपरेटरी फेज, ऑक्सीडेटिव फेज। अब किसकी प्रेपरेशन होती है और किसके लिए होती है? आपने याद रखना है कि इन प्रेपरेटरी फेज ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑक्सीडेशन, यानी सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होगी, बट फर्स्ट स्टेप में प्रेपरेशन होगी ग्लूकोज की फॉर ऑक्सीडेशन। तो डायरेक्ट ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन तो नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली उसको प्रिपेयर किया जाएगा फॉर ऑक्सीडेशन। तो डायरेक्ट किसकी होगी वो भी हम देख लेते हैं। तीसरी बात, ये चौथी बात, ये 10 स्टेप्स हैं, तो आप अपनी फिंगर टिप्स पर उन 10 स्टेप्स को याद रख लें। ग्लाइकोलिसिस यील्ड्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐड होंगे, तो दैट इज इनपुट। नो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज कंज्यूम्ड, तो ये हम बात कर चुके हैं। नो इसेंशियल, यानी कि ऑक्सीजन इज नॉट इसेंशियल। टोटल कितने एटीपीज इसके अंदर आप लोगों को बनते नजर आते हैं? अगर इन केस बात करेंगे आप टोटल एटीपीज की, तो 8 ATPs और नेट 6 ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब वो कैसे? अब ये देखें, टोटल ATPs हमने बात की है 8। एक्चुअली ये 8 किस तरह से होते हैं, ये आप लोगों को डबल करके हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं अभी। हाँ जी बच्चों, ये ना अब आप लोगों को जो NADH बनता है उसने जो आगे ATPs प्रोड्यूस करने हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो इस वजह से ना मैं यहाँ पर आगे बल्कि मेंशन कर देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे कि लिखा हुआ है 8 ATPs एंड नेट 6 ATPs, तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट में एडिशनल बात लिख देता हूँ, इंक्लूडिंग जो हमारे पास प्रोडक्शन है थ्रू। सो उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? थ्रू NADH। ठीक है, तो वो आप लोगों ने वो इंशाल्लाह जी जब हमने केमी ऑस्मोसिस की बात करनी आगे जाके उस वक्त भी बात होगी। बट ये जो NADH है ये प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि
ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने नहीं, 2, और एक जो NADH है वो 2 ATPs की प्रोडक्शन करता है। तो ओवरऑल तो वैसे 4 बनते हैं, लेकिन अगर आप NADH वालों को भी इंक्लूड कर लेंगे तो 8 हो गए। और अगर इन केस नेट कहेंगे तो NADH को मिलाकर 6 है, और अगर आप उसके बगैर बात करें तो 2 है। इसलिए आपको ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस क्या हैं और उसमें आंसर क्या देना है। तो अगर आपको NADH को इंक्लूड करके आंसर देना है तो ATPs की तादाद 8 होगी और नेट 6 होगी, और अगर इसके बगैर आंसर देना है तो फिर ATPs की तादाद 4 होगी टोटल और नेट होगी 2। ठीक है, तो क्योंकि उसमें 2 यूटिलाइज भी हो जाते हैं। अब इससे अगली बात, ये आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस का एक तो आउटलाइन आपकी बुक में नजर आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको जरा समराइज करके यहाँ शो किया है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज होगा, फिर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और G3P में उसकी स्प्लिटिंग होगी, फिर एक DAP दोबारा से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर तो उसको 2 कर देगा, फिर उसकी आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, और इस ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो चेंज हो जाएगा इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ATP। और उसके बाद फिर एक फॉस्फेट की पोजीशन चेंज होगी, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा वो। और अगली चीज, तो उसके अंदर फिर वाटर के हवाले से जैसे हमने बात की कि एक हमारे पास उसमें से जो आउटपुट या इनपुट हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों को दिखा नजर आता है, जैसे हमने वाटर की बात की थी तो नंबर 5 पर कि ग्लाइकोलाइसिस यील्ड्स टू वाटर मॉलिक्यूल्स, तो जैसे ही डिहाइड्रेशन होती है तो फिर ये फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जिसको हम एब्रिविएशन करके पेप बोलते हैं, PEP, उसमें चेंज हो जाता है, और लास्ट स्टेप पर अगेन एक ATP की प्रोडक्शन के रिजल्ट में पाइरुवेट। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बुक वाला जो सारा आउटलाइन बनी हुई है उसको थोड़ा सा दिखाकर क्लियर कर दूं, एक दो चीजें जो इसमें अभी मेंशन नहीं की गई। जी बच्चों, अब ये मैंने आपको ना जो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर आउटलाइन बनी हुई है ग्लाइकोलाइसिस, वो वाले डायग्राम शो की है स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोग देखें अगर इन केस, तो फर्स्ट स्टेप पर याद रखना है ATP की जो यूटिलाइजेशन हो रही है, और थर्ड स्टेप पर, क्योंकि सम टाइम ये स्टेप पूछे जाते हैं कि एट विच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ATP इज यूटिलाइज्ड, एट विच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ATP इज यील्ड या प्रोड्यूस्ड। तो आपने याद रखना है जी, पहले स्टेप पर ATP की यूटिलाइजेशन है, और फिर तीसरे स्टेप पर यानी जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है उस वक्त भी ATP यूटिलाइज होता है, और जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है तब भी ATP यूटिलाइज होता है। इसी तरह से नीचे आ जाएंगे तो जो ऑक्सीडेटिव फेज है उसके अंदर ऑक्सीडेशन एक्चुअली किसकी हुई, तो मैंने आपको जैसे शुरू पर बात बताई कि ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीडेशन ग्लूकोज की डायरेक्ट नहीं होती, यानी ग्लाइकोलाइसिस में एक्चुअली किसकी होती है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो जब चेंज होता है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट में तो फिर ATP यूटिलाइज नहीं होता बल्कि यील्ड होता है। तो एट दिस स्टेप ATP इज यील्ड, यानी कि ATP इज प्रोड्यूस, तो 2 मॉलिक्यूल्स ATP के यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, और फिर लास्ट स्टेप पर जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जिसको हम एब्रिविएशन करके मैं बता रहा था, पेप कहते हैं, ये जब चेंज होता है पाइरुवेट में तो अगेन ATP इज प्रोड्यूस। तो ये 2 स्टेप हैं जहां ATP प्रोड्यूस हुआ, और 1-2 स्टेप हैं जहां ATP यूटिलाइज हुआ। तो ओवरऑल प्रोडक्शन ATP की कितनी हो गई थी, 4, और अगर उसमें से ये 2 निकाल दिए जाएं जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आप लोगों को यूटिलाइज होते नजर आते हैं, मैं दोबारा से आउटलाइन को दिखाता हूं, तो इनको निकाल दिया जाए तो नेट फिर हमारे पास 2 रह जाता है। बट ये जो NADH प्रोड्यूस हुआ है, ये मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूं कि अगर इसके थ्रू जो ATP की प्रोडक्शन होती है, और ये ध्यान में रख लें कि ग्लाइकोलाइसिस का NADH जब ATP प्रोड्यूस करेगा तो वो 3 नहीं करेगा, वो 2 करेगा, इसलिए ये 2 NADH से 4 ATP बनेंगे। तो अगर वो जो 4 नीचे बने थे उसमें से 4 ये वाले प्लस कर लेंगे तो 8 हो जाएंगे, और अगर इन केस आप लोग फिर उसमें से माइनस करेंगे डेफिनेटली इन 2 को तो फिर नेट 6 आएगा। ठीक है, तो ये मैं पीछे पॉइंट आपको क्लियर कर चुका हूं। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, अगले स्टेप की तरफ, जो है पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन। इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं तो याद रखने वाली, वो जरा अच्छी तरह से गौर से सुन लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्पेशली याद रखने वाली, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये जरा चलते नहीं, हम आगे थे जरा, तो दोबारा से जरा पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन की तरफ, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से सेकंड स्टेप होता है। पहली बात तो इसको याद रखना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या एंटर होता है, क्या पायरुविक एसिड खुद एंटर होता है? नो, पहले ये चेंज होता है इनटू एसिटिक एसिड में। अब इसको भी मुझे थोड़ा सा बुक से दिखाना पड़ेगा, इस डायग्राम को, स्पेशली जो क्रैब साइकिल से पहले बनी हुई है। देखें क्रैब साइकिल से पहले जो व्यू बना हुआ है
उसमें पायरुवेट में जैसे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई, फिर उसके बाद को ए एंटर हुआ, लेकिन को ए एंटर कब होता है, जब वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होता है। इन अदर वर्ड्स जो एसिटिक एसिड दाखिल होता है, तो पायरुविक एसिड दाखिल नहीं होता। ये जरा पिछले पेज पर एक जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं उसमें से कुछ चीजें आपको जरा नोट करवा दूं, आप बुक से भी हाईलाइट कर लीजिएगा। देखें ये जो पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन का पैराग्राफ आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसमें स्पेशली आप लोगों को जो थर्ड लाइन है वहां पर लिखा नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर अगर आप इनकेस देखेंगे तो लिखा हुआ है पायरुवेट इज फर्स्ट चेन इनटू 2 कार्बन एसिड मॉलिक्यूल्स, यानी कि इन अदर वर्ड्स 2 कार्बन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, सो 1 कार्बन इज रिलीज्ड, सो एसिटिक एसिड ऑन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रियन, यानी कि इन अदर वर्ड्स आपने इस लाइन में से हाईलाइट ये कर लेना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर क्या पायरुविक एसिड हुआ, नहीं, तो लिखा हुआ है एसिटिक एसिड ऑन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रियन यूनाइट्स विद द कोएंजाइम। इसका मतलब ये हुआ कि पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई और अभी वो बाकी का प्रोसेस चलना है, लेकिन बाकी का प्रोसेस फिर कहाँ चलेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। तो ऑक्सीडेशन कंप्लीट कहाँ जाकर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एसिटाइल को ए, जो कि एक एक्टिव एसीटेट को हम बोलते हैं। अगर सिर्फ एसिटिक एसिड कहा जाएगा तो वो इनएक्टिव होता है, और जब उसके साथ आकर ये कोएंजाइम ए ऐड हो जाता है तो फिर वो एक्टिव हो जाता है। अब यहां से चलेगा क्रेब्स साइकिल। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड क्रेब्स साइकिल। कि क्रेब्स साइकिल की लोकेशन क्या है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं, स्पेशली ये फिर से हम पीछे चले गए, तो एक्चुअली ये मैं आपको ले आता हूं टू वर्ड क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल के अंदर ही हम लोग जब बात करेंगे तो कुछ मेजर बातें याद रखने वाली क्या है, नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, फिर वहां पर किधर, ये भी मैं आगे बल्कि मेंशन कर देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये याद रख लें कि जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये आपकी बुक में एज सच नाम नहीं लिखा हुआ, बिकॉज जब आप सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, जिसकी वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और इसी वजह से फिर इस साइकिल का एक नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम एब्रिविएशन करके लिखते हैं टीसीए साइकिल। और क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट कौन है जी, सिट्रिक एसिड है, तो हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पर एक और मैं इसका नाम मेंशन कर दूं स्पेशली, जो आपकी बुक में शायद है लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मिस हो गया, तो मैं आगे लिख देता हूं। सो एंड इसको हम एक और नाम भी देंगे जी, C6 पाथवे। उसकी वजह क्या है कि जो सिट्रिक एसिड है उसके अंदर टोटल कार्बन की तादाद जो है वो 6 होती है, तो दैट्स वाई हम इसको तीसरा नाम फिर क्या देंगे, C6 पाथवे। तो 4 टोटल नाम हो गए, क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई सिट्रिक एसिड साइकिल, और उसके साथ साथ फिर C6 पाथवे। ये चारों नाम आप याद रखेंगे। इसमें अब फर्दर क्या क्या आपने याद रखना है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्रोड्यूस्ड, इसी तरह से ईच एसिटाइल को ए विच एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल, तो जैसे ही एंटर होगा एसिटाइल को ए, वो जब मुकम्मल होगा ये साइकिल तो 3 NADH प्रोड्यूस होंगे, फिर एक मॉलिक्यूल FADH2 का प्रोड्यूस होगा, फिर 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के कंज्यूम होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है उसमें वाटर को एंटर होता हुआ सिर्फ 2 जगहों पे दिखाया गया। ये मैं जरा पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है, ताकि उसमें जो आप जब बुक से पढ़ें तो ये कंफ्यूजन ना रहे। देखें यहाँ पर अगर इन केस आप देखेंगे जो बुक में क्रेब्स साइकिल बना हुआ है उसमें एक वाटर शुरू पर एंटर होता नजर आ रहा है आपको, और एक वाटर आपको ये सेकंड लास्ट पॉइंट पर एंटर होता नजर आ रहा है, लेकिन तीसरा वाटर यहाँ पर एक्चुअली मेंशन करना वो भूल गए या यहाँ मेंशन नहीं है, जो कब एंटर होता है, व्हेन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो चेंज होता है इनटू सक्सीनेट में, और यहाँ कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं जो कि 1-2 चीजें मिस हैं, तो यहीं पर वाटर की एडिशन भी शो करनी है। अब मैं दूसरा भी आपको जो मेरे नोट्स के अंदर साइकिल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है क्रेब्स साइकिल का, उसमें से ये भी बात नोट करवा दूं कि स्पेशली यहाँ मेंशन है, जैसे सेकंड लाइन से मैं पढ़ूंगा ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, तो लिखा हुआ है कि रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, यानी इस स्टेप से अगले स्टेप पर जाते हैं, तो लिखा हुआ है ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इन टर्न अंडरगोज फर्दर ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन, और ये है वो पॉइंट जहां की जो कि आपकी बुक में मेंशन है, एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो कि मिसिंग है क्रेब्स साइकिल की डायग्राम के अंदर। इसी वजह से जब आप साइकिल को देखकर आंसर देते हैं कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड होते हैं, तो आप आंसर दे देते हैं 2, जबकि आंसर आपको क्या देना है, अब मैं दोबारा नोट्स पर आपको ले जाता हूं, तो आपको आंसर यहाँ पर देना है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर कंज्यूम। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ साइकिल के अंदर। सो आप लोग जरा अब साइकिल की डायग्राम पर आ जाएं, जो इसकी समरी करके यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, ये देखें। अब इसके अंदर आप लोगों को
ये वाटर मॉलिक्यूल्स की एडिशन एक तो शुरू वाले स्टेप पर नजर आएगी, मैं दोबारा से जरा उसको थोड़ा सा और ऊपर करके क्लियर कर दूं। तो एक तो फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है, इस पहले स्टेप के ऊपर आप लोगों को ये वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन नजर आ रही है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, बल्कि एक्चुअली डायग्राम मेरी हाईलाइट नहीं हो सकेगा। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसके बाद फिर ये जो गया बाहर और वही अंदर आया, ये जो सेकंड स्टेप था, इसके रिजल्ट में एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नाम नहीं है। अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं एकोनाइट्रेट, या इसको हम कहते हैं एकोनेटिक एसिड, और ये बनता है वाटर की रिमूवल से, लेकिन वेक्टर वाटर जो बाहर जाता है वही वापस आकर दोबारा से आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है। तो दैट्स वाई वाटर का हम कोई नेट गेन नहीं लेंगे, इन अदर वर्ड्स ना हम इसको रिमूवल कहेंगे एज सच, ना इसको एडिशन। वाई? बिकॉज क्योंकि जो गया वही वापस आ गया। तो इसको अगर आप इग्नोर कर देंगे तो फिर एक वाटर ये था, और दूसरा वाटर जब ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड चेंज हो रहा है इनटू सक्सिनिक एसिड। अब इसमें इंटरमीडिएट स्टेप क्या था? सक्सिनाइल को ए, ये आपकी बुक ने मिस किया हुआ है, यानी आपकी बुक के अंदर ये सक्सिनाइल को ए का नाम नहीं है, अल्फा एकोनाइट्रेट का नाम नहीं है, लेकिन ये दोनों नाम आप अपने नॉलेज में रख सकते हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है जो कि आपको 7 जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के नीचे नजर आ रहा है। और इसी तरह से फिर सेकंड लास्ट स्टेप पर भी तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स की कंजप्शन याद रखेंगे। इसी तरह से बाकी चीजों में से क्या क्या याद रखेंगे कि 3 NADH, जैसे हमने पीछे बात कर ली, एक FADH, फिर 2 कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इस स्टेप पर नंबर 4 स्टेप पर रिलीज हो रही है, और फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 5 स्टेप पर रिलीज हो रही है। और इसी तरह से फिर एक ATP, यहाँ पर वो मेंशन नहीं है बिकॉज एक छोटा सा डिफरेंस हम लोग शो करते हैं बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो अगर आप लोग ये बात करेंगे कि जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज चेन इनटू द जीडीपी, इसको हम किसी हद तक कहते हैं फ्री एनर्जी चेन। लेकिन यहाँ पर एटीपी इसलिए नहीं दिखाया गया कि या तो ये होगा या एटीपी की प्रोडक्शन होगी। अब हम आते हैं दोबारा से बुक वाली डायग्राम की तरफ, कि बुक वाली डायग्राम के अंदर दोनों चीजें बता दी गई हैं, बिकॉज वो आप लोग को जनरल एक जो है वो व्यू दे रहे हैं प्लांट सेल का भी, एनिमल सेल का भी। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ जहां पर जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और जीटीपी इसकी इंटर कन्वर्जन शो की गई है, उसके नीचे एटीपी भी शो किया गया है। लेकिन मैं आपको वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इन दोनों में से एक प्रोसेस चलता है बाजुका, तो यही प्लांट्स और एनिमल सेल का छोटा सा डिफरेंस होता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप जनरली बात करें तो फिर इस एटीपी को भी माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो फिर कितनी हमारे पास चीजें प्रोड्यूस हुई, कितनी चीजें यूटिलाइज हुई, ये सारी बातें आप लोगों को क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पूछी जा सकती हैं। तो ये कुछ याद रखने वाली बात है जी क्रेब्स साइकिल में से, ठीक है। अब हम चलते हैं जी लास्ट पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन आप इसमें फर्दर क्या याद रखेंगे? टेक्स प्लेस इन या ऑन, आप जो भी कहना चाहें कि इन द इनर मेम्ब्रेन। यहां मैं मेंशन कर देता हूं जो मिस है कि ये एक्चुअली एरिया कौन से वाला होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी चेन। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिंथेसिस होती है एटीपी की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एक और बात कि एटीपी की सिंथेसिस को अगर आप फॉस्फोरिलेशन कहेंगे तो वो 3 तरह की होती है। जो एटीपी प्रोड्यूस होता है इन क्रेब्स साइकिल, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसी तरह से जो ग्लाइकोलिसिस में बनता है उसको भी कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो लिखा हुआ है वन डायरेक्ट एटीपी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रेब साइकिल फ्रॉम जीडीपी, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं लिख देता हूं आगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो इस तरह से 3 तरह की फॉस्फोराइलेशन आपने याद रखनी है। एक उसमें से आपने याद रखनी है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है, और जो फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी तरह से जो क्रेब साइकिल के अंदर हो रही है उसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो ग्लाइकोलिसिस में हुई उसको भी यही कहेंगे, और जो अब आगे रेस्पिरेटरी चेन में चलेगी उसको फिर हम लोग नाम देंगे दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो इस तरह से तीनों का नाम याद रख लें। अगली बात क्या याद रखनी है कि जब NADH आएगा तो 3 ATP प्रोड्यूस होंगे, जब FADH2 अपनी रेस्पिरेटरी चेन शो करेगा तो 2 ATPs प्रोड्यूस होंगे। अब इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि NADH की चेन में FADH इन्वॉल्व नहीं होता, FADH2 की चेन में NADH इन्वॉल्व नहीं होता। अगेन आपकी बुक ने एक छोटी सी गलती की है कि आपकी बुक में जो डायग्राम है मैं वो दोबारा से दिखा देता हूं, उसके अंदर दोनों चीजों को एक ही चेन के अंदर मेंशन कर दिया गया, यानी स्टार्ट दिया गया NADH से और उसके बाद फिर बीच में FADH2 भी दिखा दिया गया। इससे कंफ्यूजन ये होती है कि शायद एक ही चेन में दोनों हिस्सा ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोएंजाइम Q एक वक्त में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता। तो अगर इन केस वो 2 NADH से ले रहा है और फिर FADH भी 2 उसको दे दे तो उसके पास तो 4 हो गए, तो फिर आगे तो 2-2 चलते हैं, तो फिर बाकी 2 किधर गए?
तो इन अदर वर्ड्स ये ज़हन में रख लें कि जब FADH2 की चेन चलेगी तो आप पीछे वाले NADH को इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसकी चेन में 2 ATPs प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर आप NADH की चेन दिखाएंगे तो उसमें FADH2 को इग्नोर करेंगे क्योंकि उसकी चेन में 3 ATP प्रोड्यूस होंगे। बिकॉज अगले पेज पर जो इक्वेशन है मैं अब आपको वो भी दिखा दूं कि इस इक्वेशन के अंदर FADH2 का जिक्र ही नहीं है। वाई? बिकॉज वो होता ही नहीं है। और अगर आप FADH2 वाली चेन शो करेंगे तो उसमें NADH का जिक्र नहीं करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने के लिए और वैसे भी आपको ज़हन में रखना है, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज को ज़हन में रख लें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड दोबारा से नोट्स के अंदर। सो कंपैरिजन बिटवीन जो केमियोस्मोसिस का कंपैरिजन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के हवाले से अगर इनकेस कुछ डिफरेंस याद रखना है तो वो क्या याद रखना है। तो केमियोस्मोसिस जब फोटोसिंथेसिस में होती है तो वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रही होती है, यहाँ पर वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रही होती है। दूसरी चीज, द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व्ड आर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसायनिन स्पेशली फोटोसिंथेसिस। और अगर आप इसमें बात करेंगे तो कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है साइटोक्रोम का वो A और A3 बनाते हैं। B और C कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं होते, वो इंडिविजुअली होते हैं। और कॉम्प्लेक्स अगर इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी चेन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी साइटोक्रोम्स, तो इसका आंसर 4 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 2। A and A3 are the part of complex, B and C are not the part of complex। ये ज़हन में रख लें। और ये बेसिकली एंजाइम्स हैं और इन एंजाइम्स के फिर जारी बात है कोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें रेस्पिरेटरी चेन के हवाले से याद रखने वाली थी। अब ओवरऑल हमारे पास जो ATP की प्रोडक्शन हुई वो कितने टोटल ATP बने, कितना नेट गेन है, ये अक्सर कंफ्यूजन होती है इसको समझते हुए। तो आपको मैं जरा थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि एनर्जी कैलकुलेशंस आप कैसे करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अगर आप डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे ATP की जनरेशन यानी NADH को इग्नोर करते हुए, तो वो हम बात कर चुके पीछे 4 होती है। अगर आप NADH वाली ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं उनके भी ATP को काउंट कर लें तो वो 4 होते हैं। तो यानी टोटल इसी वजह से हमने 8 कहा था। फिर NADH जो पायरुविक एसिड के रिजल्ट में एसिटाइल को A उसके रिएक्शन के अंदर NADH की प्रोडक्शन करता है, वो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के NADH जब भी आप उसको लेकर चलेंगे टुवर्ड ATP प्रोडक्शन तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक NADH 3 ATP की प्रोडक्शन करेगा अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। और अगर वो ग्लाइकोलाइसिस वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है, तो फिर वो 2 करेगा। ये ज़हन में रख लें, ये पॉइंट क्लियर कर लें। तो फिर इसी वजह से जी जो हमारे पास पायरुविक एसिड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो 2 पायरुविक एसिड क्योंकि होते हैं, तो एक NADH ने 3 बनाने थे तो 2 फिर कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। इसी तरह से GTP से जो ATP की प्रोडक्शन हुई वो वैसे तो 1 हुई, बट क्योंकि पायरुविक एसिड 2 हैं इसलिए क्रैब साइकिल भी 2 चलेंगे। तो इस वजह से पायरुविक एसिड से आगे जितनी भी आप बातें करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वजह से क्रैब साइकिल के एक ATP की बजाय आप यहाँ पर 2 मेंशन करेंगे बिकॉज देयर आर 2 क्रैब साइकिल। FADH2 से क्योंकि 2 ATP प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन FADH2 क्रैब साइकिल में क्योंकि 2 बन गए तो इसलिए उसको 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके 4 वहां से आ गए। इसी तरह से जो NADH क्रैब साइकिल के अंदर थे वो कितने थे टोटल, वो थे 3, लेकिन हम डबल करके 6 कर लेंगे और 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18। अब टोटल ATP की प्रोडक्शन ये सारे प्रोसेस के बाद हमारे पास कितनी आई, दैट इज 38। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, आपने टोटल प्रोडक्शन याद रखनी है 38। और अगर इन केस आपको कहा जाए कि ये नेट गेन कितना है, पहली बात तो 38 है टोटल प्रोडक्शन। अब -2 वाला कौन सा हमने किया, ठीक है, -2 हमने किया, ये जी हम दोबारा से पीछे चलेंगे गलती से, हमने -2 किया जी ग्लाइकोलाइसिस वाला। और ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 यूटिलाइज हुए थे जब हमने उनको माइनस कर दिया तो फिर हमारे पास नेट ATP की तादाद कितनी आ गई, दैट इज 36। तो ये आपको टोटल भी याद रखना है और नेट भी याद रखना है। तो ये भी सारी बातें नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले से भी यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास रेस्पिरेशन की सारी बातें खत्म हो गई हैं। मोटी मोटी सी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं बिकॉज ऑनलाइन के अंदर जितना हम समराइज करके बता सकते थे मैंने बता दिया और स्पेशली कोशिश की कि आप लोगों को हर पॉइंट में क्लियर कर दूं। लेकिन सारी बात रही फिजिकल क्लास की, अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप फिजिकल क्लास में होते तो मैं आपको और भी बातें बहुत सारी क्लियर करता डायग्रामेटिकली सो बोर्ड के ऊपर, लेकिन एनीवेज मेरी कोशिश थी कि मैं आपको मैक्सिमम पॉइंट्स क्लियर कर दूं। अब आज रात को जो टेस्ट होगा वो आपका उम्मीद है कि अच्छा होना चाहिए। आप लोग इस लेक्चर को अगर गौर से सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे तो आई होप कि आपके काफी ज्यादा पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बाकी इंशाल्लाह जो टेस्ट की डिस्कशन होगी या टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उससे मजीद आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।